साथियों, हाल ही में आप सभी लोगों ने ब्लैक होल एक्सप्लोशन की काफी सारी वीडियोस देखी। आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा साइंस और कंसेप्चुअल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की, तो अंतरिक्ष में जो ब्लैक होल है वो दो तरीके से निर्मित होते हैं। एक प्राचीन समय में जब बिग बैंग थ्योरी में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, उससे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अगर किसी तारे की आयु पूरी हो जाती है तो उसके ब्लास्ट अर्थात सुपरनोवा से भी कुछ ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि आकार में बड़े होते हैं। यानी कि दो चीजें हमें यहां पर समझनी है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स आकार में छोटे होते हैं और काफी पुराने होते हैं, जो कि बिग बैंग थ्योरी के दौरान आपके निर्मित हुए थे, और सुपरनोवा के दौरान बने ब्लैक होल्स जो कि आकार में बड़े होते हैं और किसी तारे के नष्ट होने पर निर्मित होते हैं। अगर हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो शुरुआती दौर में ब्लैक होल्स के बारे में कहा जाता था कि ये ब्लैक होल्स सारे पार्टिकल्स जैसे धूल, गैस और अन्य ठोस पदार्थों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और इसके अंदर जाने वाले जो पदार्थ हैं वो कभी वापस लौटकर नहीं जाते, अर्थात ये ब्लैक होल उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक रिसर्च किया और उन्होंने यहां पर बताया कि ऐसा नहीं है। जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म पे रिलीज करते हैं, जिसे स्टीफन एनर्जी के नाम से या स्टीफन रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, या इसे ही हम हॉकिंस रेडिएशन भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी पदार्थ इस ब्लैक होल के अंदर जाता है, ब्लैक होल उसे रेडिएशन के फॉर्म पे, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिनो के फॉर्म पे अपने अंदर से बाहर निकालता है। अब न्यूट्रिनो को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको समझना होगा कि हमारा पूरा यूनिवर्स किन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर किस तरह की चीजों का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा डार्क एनर्जी मौजूद होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डार्क मैटर सेकेंडरी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस है, और तीसरे स्थान पर होता है ऑर्डिनरी मैटर, जो कि हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो जो भी हम अपने आसपास जो चीजें देख रहे हैं वो ऑर्डिनरी मैटर है, जो केवल 5% है। अभी भी इस यूनिवर्स में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसी चीजें मौजूद है जिनके बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं है। तो हमारी पूरी यूनिवर्स मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी मैटर से मिलकर आपकी बनी हुई है, जो अभी फिलहाल हमारी जानकारी में है। अगर हम बात करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें डार्क एनर्जी, डार्क मैटर या ऑर्डिनरी मैटर की अगर बात करें, या दुनिया में कोई भी पदार्थ जो बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे एटम के नाम से जाना जाता है, परमाणु के नाम से जाना जाता है। परमाणु जो कि छोटे छोटे आप कह सकते हैं पार्टिकल्स होते हैं जो मिलकर किसी भी बड़े से मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर एटम की, तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इन शेल्स में, इन कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इन शेल्स में, इन कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि मिलकर एक एटम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, तो जब रेडियो एक्टिविटी की घटना होती है या रेडियो एक्टिव पदार्थ एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो वास्तव में वो न्यूट्रॉन का ही एक मोशन होता है। न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होने से ही कोई पदार्थ रेडियो एक्टिव हो सकता है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों किरणों के माध्यम से अपनी रेडिएशन को रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसका इस्तेमाल रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था, वह अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहा था। अगर हम बात करें इसके आगे कि हाल ही में जो घटना हुई, साइंटिस्ट ने ब्लैक होल में ब्लास्ट की जो एक तरीके से चर्चा की, वो क्यों की उसके बारे में हम जानते हैं। एक्चुअल में आपको इसके लिए एक चीज समझनी होगी। आपको पता है पृथ्वी में एक मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर मौजूद है। भूमध्य सागर के अंदर ही एक टेलीस्कोप लगाया गया साथियों, जिसे क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कहा जाता है। यह क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप अंतरिक्ष से आने वाले जो भी आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करके एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ उनकी इंटेंसिटी भी
एक तरीके से कैलकुलेट करता है। अगर हम बात करते हैं क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, तो यह मेडिटेरियन सी में आपका स्थित है। हाल ही में इस क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को एक विशेष प्रकार की चीज दिखाई दी, हम कह सकते हैं इसने जो जिन न्यूट्रिनो को एब्जॉर्व किया उनकी इंटेंसिटी और एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई थी। अगर हम बात करें सामान्य रूप से जिन न्यूट्रॉनों को यह एब्जॉर्व कर रहा था उससे 100 गुना अधिक इंटेंसिटी और एनर्जी इसने महसूस की जो हाल ही में रेडिएशंस आई। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ये इतने अधिक एनर्जी, इतनी अधिक इंटेंसिटी वाले न्यूट्रॉन्स पहले कभी भी हमने देखे नहीं है, और इसकी इंटेंसिटी और एनर्जी मतलब न्यूट्रॉनों की, ये एक विशेष प्रकार की जो आपकी मशीन होती है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इससे उसे मापा जाता है साथियों। तो इसका जब इस्तेमाल करके उन न्यूट्रॉन्स की इंटेंसिटी को मेजर किया गया तो साइंटिस्ट ने ये चीज समझी कि इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो किसी, याद रखिएगा, ब्लैक होल में ब्लास्ट के दौरान ही निर्मित हो सकते हैं। अगर हम ब्लैक होल में ब्लास्ट की बात करते हैं तो ब्लैक होल बहुत सारे पार्टिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करते करते वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर आपका जो तापमान है इसके अंदर का उसे इंक्रीज कर देते हैं, और टेम्परेचर लगातार बढ़ने से एक टाइम बाद इस ब्लैक होल के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। और ये ब्लास्ट अगर हम बात करें तो एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और उस ब्लास्ट के दौरान काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकलती है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया इन रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने सबसे पहली बार इस बारे में बताया कि ब्लैक होल में एक्सप्लोजन भी हो सकता है या फिर ब्लैक होल रेडिएशन भी एमिट करती है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।